आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइनीज नेवी के थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर टाइप 003 और इंडियन नेवी के फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर IAC-1 के बारे में। दोनों ही कंट्रीज ने अपने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडिजीनियसली बिल्ड किया है और जहां IAC-1 इस साल 2 सितंबर को इंडियन नेवी में शामिल कर दिया गया, वहीं टाइप 003 को इस साल के जुलाई के महीने में लॉन्च किया गया है। इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर पर बात करने से पहले आइए हम थोड़ा सा समझ लेते हैं दोनों कंट्रीज के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऑपरेट करने की हिस्ट्री को। सेकेंड वर्ल्ड वॉर और भारत की आज़ादी के बाद इंडिया एशिया का फर्स्ट कंट्री बना जिसके पास अपना खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर था, जिसे इंडिया ने यूके से 1957 में परचेज किया था। और इस टाइम पे जापान के पास भी अपना खुद का कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था। इसके बाद इंडिया ने अपना सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर भी यूके से ही परचेज किया, जिसे हम INS विराट के नाम से जानते हैं। और इसके बाद इंडिया ने अपना थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर रशिया से परचेज किया, जो कि एक मॉडिफाइड कीव क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर था और जिसे हम आज INS विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से INS विक्रांत और IAC भारत द्वारा ऑपरेट किया जाने वाला फोर्थ एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। मतलब कि भारत को 6 दशक यानी कि 60 साल का एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करने का अनुभव प्राप्त है। वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना को अपना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर साल 2012 में मिला था, लेकिन इसके बाद चाइना ने अपने इंडस्ट्रियल सोर्स का भरपूर यूज़ करते हुए अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, जो कि उसने इंडिजीनियसली बिल्ड किया, उसे साल 2019 में ही अपने नेवी में शामिल कर लिया। और अब चाइना अपना इंडिजीनियसली बिल्ड सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर और चाइनीज़ नेवी का थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया है। मतलब कि चाइनीज़ नेवी के पास एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करने का सिर्फ 1 दशक यानी कि 10 साल का अनुभव है। लेकिन अगर हम इन 1 दशक को देखें तो चाइनीज़ नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर के मामले में इंडियन नेवी से काफ़ी आगे निकल गई। टाइप 003 एक फ्लैट टॉप एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि कैटोबास सिस्टम से लैस है। मतलब कि ये फाइटर जेट को लॉन्च करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट लॉन्च का इस्तेमाल करती है, जिसे आप सभी अभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। IAC-1 या फिर INS विक्रांत एक एस्टोबार टाइप कैरियर है जो कि स्की जंप एंड अरेस्टेड लैंडिंग का यूज करती है फाइटर जेट को लॉन्च और लैंड करने के लिए। IAC-1 की लेंथ 262 मीटर और बीम 62 मीटर की है, जो कि 40 फाइटर जेट्स को होल्ड करने में सक्षम है। वहीं ये एयरक्राफ्ट कैरियर 45,000 टन क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे पावर किया जाता है 4 जनरल इलेक्ट्रिक के LM2500 गैस टर्बाइन इंजन से। वहीं टाइप 003 USA के बाद वर्ल्ड का पहला 1 लाख टन क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसकी लेंथ 300 से 320 मीटर की है और बीम 40 मीटर का है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर एक साथ 80 से 90 फाइटर जेट को होल्ड कर सकता है। यानी कि चाइनीज नेवी की टाइप 003 इंडियन नेवी के IAC-1 के मुकाबले डबल फाइटर जेट्स को होल्ड कर सकती है और ये डिस्प्लेसमेंट के भी मामले में IAC-1 से 2 गुनी है। तो क्या ये इंडियन नेवी के लिए एक चैलेंज है और क्या इंडियन नेवी को जल्द ही INS विशाल के ऊपर वर्क स्टार्ट करना चाहिए? चलिए इसे थोड़ा डिटेल से समझते हैं। तो INS विक्रांत के इंडियन नेवी में शामिल होते ही अब भारत के ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों कोस्ट के लिए एक सेपरेट एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे, जो कि ग्लोबल पॉलिटिक्स के इस दौर में इंडिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन और इंडियन ओशन रीजन में बढ़ते हुए चाइनीज एग्रेशन को इजीली काउंटर करने के लिए और मेरीटाइम सिक्योरिटी को इंप्रूव करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो अगर हम बात करें इंडिया के थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल के बारे में, तो इसे लेकर हमारी कंट्री में बहुत सारे डिबेट हुए हैं, जहां पर हमारे लेट CDS बिपिन रावत सर का मानना था कि एक और नए एयरक्राफ्ट कैरियर के बदले इंडिया को 6 न्यू न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन पे ध्यान देना चाहिए। तो वहीं हमारे एक्स नेवल चीफ करमबीर सिंह सर का मानना था कि इंडिया को थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की ओर जाना चाहिए। हालांकि अगर हम देखें तो इन दोनों लोगों के व्यूज अपने अपने जगह पर सही हैं और इन दोनों लोगों के व्यूज से ही हमें चाइनीज नेवी के बढ़ते हुए एयरक्राफ्ट कैरियर के फ्लीट को काउंटर करने का आंसर भी मिलता है। तो अगर हम लेट CDS सर के आर्ग्यूमेंट की बात करें तो उनका कहना यह था कि भारत अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ अपने 2 स्ट्रेटेजिक लोकेशन अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप को अनसिंकेबल कैरियर के रूप में हाईली मॉडर्नाइज रडार, वेपन और Su-30 MKI विद ब्रह्मोस जैसे कॉम्बिनेशन से लैस कर सकता है। और ये दोनों स्ट्रेटेजिक लोकेशन ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट में एस्टैब्लिश्ड हैं।
इसके अलावा एक एयरक्राफ्ट कैरियर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फाइटर जेट और लिमिटेड अमाउंट ऑफ वेपन को ही कैरी कर सकता है, जबकि इन दोनों स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे हम जिस भी अमाउंट में चाहे वेपन और फाइटर जेट को डिप्लॉय कर सकते हैं। खासकर Su-30 MKI विद ब्रह्मोस, P-8I और स्मार्ट टॉर्पीडो को। ये तीनों ऐसे सिस्टम है जिसे एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट नहीं किया जा सकता, लेकिन ये तीनों सिस्टम ऐसे सिस्टम है जो चाइनीज नेवी के लिए एक बड़ा सिरदर्द है। Su-30 MKI विद ब्रह्मोस इतनी एजाइल सिस्टम है कि ये इंडियन ओशन रीजन में कहीं भी किसी शिप को हिट करने के लिए फुल पोटेंशियल रखती है, और ये तो आप सब जानते ही हैं कि ब्रह्मोस को रोकना इस टाइम पे चाइनीज के बस की बात नहीं है। दूसरा सिस्टम P-8I जिसे जाना ही जाता है सबमरीन हंटर किलर के नाम से, और तीसरा स्मार्ट टॉर्पीडो जिसे सबमरीन के बदले मिसाइल से लॉन्च किया जाता है और इसकी रेंज 600 किलोमीटर की है। और इन तीनों सिस्टम के साथ ये दोनों लोकेशंस हमें एयरक्राफ्ट कैरियर की कमी महसूस कभी नहीं होने देगी। और गुड न्यूज़ ये है कि इंडिया अंडमान एंड निकोबार, जो कि एक स्ट्रेटेजिक कमांड भी है, उसे ऑलरेडी डेवलप करना स्टार्ट कर चुकी है। इसके अलावा उनका कहना ये था कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत ही ज़्यादा महंगा प्रोजेक्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम INS विक्रांत की बात करें तो इसे बनाने में टोटल $3.5 बिलियन का खर्च आया है, और अभी इस पे फाइटर जेट का कॉस्ट ऐड होना बाकी है। तो इन पैसों का यूज क्यों ना हम अपने न्यूक्लियर सबमरीन और एडवांस फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर को बनाने में यूज करें। अब अगर हम अपने एक्स नेवल चीफ करमवीर सिंह सर की बात करें तो उनका मानना ये था कि एयरक्राफ्ट कैरियर एक अनलिमिटेड रेंज के साथ आती है, जिसे हम कहीं भी और कभी भी ले जाकर ऑपरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको इंटरनेशनल बॉर्डर के बियॉन्ड ऑपरेट करना है तो वहां पे आप अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप को ले जाकर ऑपरेट नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर नेवी के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे तो उसे इस तरीके से रोटेट किया जा सकता है कि जब एक एयरक्राफ्ट कैरियर को रिफिटिंग की जरूरत होगी तो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर इजीली ऑपरेट कर रहे होंगे। और इन सब के अलावा जो मेन आर्गुमेंट है वो ये है कि एक स्टेबल लैंड पोर्ट को निशाना बनाना बहुत ही ज्यादा इजी है, लेकिन एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि एक जगह पे स्टैटिक नहीं होता उसे इजीली हिट नहीं किया जा सकता है। इसीलिए उनका मानना ये था कि INS विशाल होना चाहिए। तो अगर हम इन दोनों लोगों की आर्गुमेंट को देखें तो दोनों लोग अपनी अपनी जगह सही हैं। और अगर मेरे ओपिनियन की बात किया जाए तो मेरे ओपिनियन में हमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ दोनों स्ट्रेटेजिक लोकेशन को हाईली डेवलप करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल चाइनीज को जाना तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से ही है। और साथ में हमें 6 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाने चाहिए, क्योंकि हम इंडिजीनियसली 6 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन ऑलरेडी बना रहे हैं। तो ये 12 सबमरीन 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और 2 स्टैटिक कैरियर के साथ ना सिर्फ हम चाइना को प्रॉपर काउंटर कर पाएंगे बल्कि एक एज हासिल कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सुझाव या सवाल है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे डिफेंस से रिलेटेड हर अपडेट आप तक पहुँचता रहे। टिल देन, जय हिंद।